तो वहीं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन से पूरा देश शोक की लहर में डूबा हुआ है। उनके साथ कैबिनेट में मंत्री रहे डॉक्टर सीपी जोशी ने जन टीवी से खास बातचीत की है। डॉक्टर जोशी ने बताया कि मनमोहन सिंह की कार्यशैली एक सौम्य और निडर थी। उनकी लीडरशिप कुछ नया करने की तमन्ना रखने वाली थी। पेश है डॉक्टर जोशी से जन टीवी की खास बातचीत, सुनाएंगे। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया और पूरा देश उनके इस खबर को सुनने के बाद में गमगीन है। लोगों को, कईयों को एक तरह से कहूँ कि अश्रु आंखों से निकल पड़े। हमारे साथ डॉक्टर सीपी जोशी साहब हैं। मनमोहन सिंह जी के साथ कैबिनेट मिनिस्टर रहे और कैसा उनके साथ काम करने का उनका एक व्यवहार, उनके काम करने का एक्सपीरियंस हमारे साथ आज वो साझा करेंगे इस मौके पर। सर, आप मनमोहन सिंह जी के साथ कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे और बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी आपको, ग्रामीण विकास, पंचायत राज, जो नरेगा वो लेकर के आए थे। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा सर आपको उनके साथ? मैं सौभाग्यशाली व्यक्ति में हूँ। पहली बार मुझे सांसद बनने का अवसर मिला और उन्होंने मुझे अपने मंत्रिमंडल में स्थान दिया। सौम्य, विद्वान, अर्थशास्त्री और सबको साथ लेकर पॉलिसी बनाकर निर्णय करने का काम इस देश में किसी ने किया तो मनमोहन सिंह जी ने किया। सभी जानते हैं उदारीकरण, अर्थव्यवस्था उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, पर उससे एक बड़ा कंट्रीब्यूशन जो था वो गांव में गरीब आदमी की ज़िंदगी में परिवर्तन करने का था। आपने देखा होगा कि गांव में कोई जब अकाल पड़ जाता था या कोई बरसात नहीं होती थी तब तकलीफ में लोग अपने परिवार में कमाने वाले व्यक्ति को गांव से बाहर छोड़ भेजना जाना पड़ता था। नौजवान आदमी अपने माँ बाप को छोड़कर बड़े बड़े शहर में जाकर मजदूरी करता था, या परिवार का परिवार पंजाब में जा रहा है और किसी जगह जाकर गन्ने की खेती कर रहा है और दूसरा काम कर रहा है, लेकिन उसको मिनिमम वेजेस बहुत कम मिलते थे। एंड इट वाज द चॉइस ऑफ द एम्प्लॉयर, जो काम करता था वो देता था, उनकी नीड थी इसलिए उस कम पैसे में भी काम करते थे। नरेगा एक ऐसा कानून लाए जिस कानून के कारण एक मिनिमम फ्लोर वेजेस का उन्होंने फिक्स कर दिया। जब ये योजना लागू की तब मिनिमम वेजेस थे 80 रुपीज़। 2009 में जब हम दोबारा सरकार में आए थे तब हमने जनता को प्रॉमिस किया कि हम इसको 100 रुपये वेजेस करेंगे, और जब मैं मंत्री बना तब वेजेस 2009 के बाद सब वेजेस 100 रुपये थे। पर इस एक्ट में ये प्रोविजन था कि 100 डेज हाउस होल्ड को एंटाइटलमेंट, मतलब घर के परिवार में माँ बाप बेटा जो है उनको काम करने का 100 दिन का काम करने का कानून बनाकर अधिकार दिया, और हमने वेजेस दिए 100 रुपये से स्टार्ट किया हमने। लेकिन हमें मालूम था कि 100 रुपये के जो वेजेस है वो ठीक नहीं है, तो हमने एक उसमें कानून के साथ परिवर्तन किया कि जैसे जैसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ेगा वैसे वैसे मिनिमम वेजेस बढ़ेगा, और प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को इसका फैसला किया जाएगा। इसलिए आप जानकर आश्चर्य करेंगे, जब योजना प्रारंभ की थी तब 80 रुपये वेज था। आज देश का ऐसा कोई भी प्रांत नहीं है जहाँ मिनिमम वेजेस 200 रुपये से ज़्यादा नहीं हो। इसका सीधा इम्प्लीकेशन ये है कि आज की डेट में 200 रुपये से यदि कम रुपये में कोई आदमी किसी परिवार को मजदूरी करने ले जाता है तो मजदूरी की करने के लिए वो नहीं जाएगा, क्योंकि गांव में उसको मजदूरी 100 दिन की अवेलेबल है। ये ऐसा क्रांतिकारी एक उन्होंने काम किया जिससे गांव के गरीब आदमी को विश्वास है कि मेरे घर में कोई तकलीफ है तो 100 दिन का काम मेरे गांव में ही मुझे सरकार को कानून उपलब्ध कराना पड़ेगा और प्रतिवर्ष उसका मिनिमम वेज बढ़ेगा। ये सबसे बड़ा जो परिवर्तन किया वो काम उन्होंने किया, और मुझे सौभाग्य उस मंत्रालय का मंत्री बनने का मुझे अवसर मिला। जी, आरटीआई और आरटीई ये भी दोनों उन्हीं के वक्त में आए, तो क्या सोच थी इसके पीछे? राइट टू एजुकेशन और राइट टू एम्प्लॉयमेंट और राइट टू हेल्थ, ये इस देश में कानून बनाकर शिक्षा का, स्वास्थ्य का, एम्प्लॉयमेंट का अधिकार देने का जो कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस किया मनमोहन सिंह जी ने। गांव के गरीब आदमी को यदि एजुकेशन नहीं मिले तो उसका जीवन में परिवर्तन कैसे होगा? इसलिए शिक्षा का अधिकार उसका मौलिक उसका अधिकार होना चाहिए। राइट टू इन्फॉर्मेशन, गांव में आदमी काम कर रहा है, सरकारी पैसे का जो काम हो रहा है उसका जुडिशियस उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये जानकारी लेने का अधिकार सिटीजन को होना चाहिए। तो ये एम्पावरमेंट जो है, लोगों को ताकत देना। लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? लोग को ताकत दो, तंत्र को तो मजबूत है ही है, लेकिन साधारण आदमी को भी अधिकार मिलना चाहिए कि सरकार ने योजना का जो पैसा लगा रखा है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, डेवलपमेंट के लिए, व्यक्तिगत लाभ के लिए, अलग अलग जो इंस्टीट्यूशन है, पंचायत राज, विधानसभा, ये सब जो काम कर रही है उसकी जानकारी लेने की अधिकार उसे मिलना चाहिए। इसलिए राइट टू इन्फॉर्मेशन लाए, राइट टू एजुकेशन लाए, एजुकेशन का लाभ मिल सके, राइट टू हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए सबको सुविधा सरकार उपलब्ध कराए। ये पहला कॉन्सेप्ट
मनमोहन सिंह जी ने इस देश की में लागू किया। आर्थिक उदारीकरण के लिए दुनिया का एक ऐसा प्लेटफॉर्म सोचा, ये लगता है आपको कि अगर मनमोहन सिंह की जगह कोई और होता तो शायद ये रिस्क नहीं ले पाता? संभव ही नहीं। आज हम देखते हैं कि दुनिया के जो डेवलप कंट्री थे उनके प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर गुरु कहते थे मनमोहन सिंह जी को। अर्थशास्त्र का उनका इतना ज्ञान था। और आज के संदर्भ में जब सारी दुनिया में जीडीपी कम है, अमेरिका जैसे कंट्री का स्ट्रगल करना पड़ रहा है, यूरोप में प्रॉब्लम है, वहाँ हमारे देश की जीडीपी इतनी स्ट्रॉन्ग है। उसका वन ऑफ द रीजन है कि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म मनमोहन सिंह जी ने किया, वो एक साउंड फाउंडेशन आपको देश में मिली है, जिसके कारण आज इतना ताकतवर बनकर देश उभर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो सीपी जोशी साहब जो उनके साथ मनमोहन सिंह जी के साथ कैबिनेट मिनिस्टर रहे और इन्हें वो जिम्मेदारी दी गई, खासकर उनकी जो सोच थी कि ग्रामीण यानी कि ग्रास रूट से आदमी मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। और ये बात सही है कि आर्थिक रिफॉर्म्स के लिए वो जाने जाते हैं। दुनिया में कई ऐसे मुल्क जो रिस्क नहीं लेना चाहते थे, लेकिन उन्होंने बेबाक तरीके से कहा कि अगर आज हम नहीं बदलेंगे और नहीं सोचेंगे ये सोच तो फिर देश पीछे रह जाएगा। वही वजह मानी जा रही है कि आज उदारीकरण दौर में जो उन्होंने रिस्क लिया, रिस्क नहीं कहूंगा कि कदम आगे बढ़ाया, उसी के बूते आज हमारा आर्थिक स्ट्रक्चर काफी मजबूत कहा जा सकता है। वो खामोश रहते थे लेकिन उनका काम बोलता था। और ये कहा भी जाता है कि देश और दुनिया में जो आता है वो चला जाता है, लेकिन उनके कर्म जरूर याद दिलाते रहते हैं। और जो खामोशी थी वो भी आज मौन हो गई। कैमरा पर्सन गिरिराज के साथ योगेंद्र शर्मा, जन टीवी न्यूज, जयपुर।